Welcome, friends, to your favorite channel where you can understand the basic concept of science and mathematics. And for this, you just have to like, share, and subscribe to our channel. The concepts made very easy. दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इस चैनल में मैं जहाँ तक हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को डीपली समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि और ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि कंसेप्ट समझ के ही आपकी राह आगे की आसान हो सकती है और कंसेप्ट के बिना आपको आगे बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो ये मेरा इस चैनल का एक मोटो है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा सकूँ। नाउ आई वेलकम यू all to my part 2 of the chemical reactions and equation chapter of class 10th NCERT book। पिछले पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको दिखाने के लिए इक्वेशंस होती हैं। उनको हम दो तरह से होते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम केमिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं और केमिकल इक्वेशंस के हमने पार्ट देखे थे। जैसे जैसे हमने देखा था कि उसमें दो एरो के दोनों साइड में एक LHS और एक RHS होता है। LHS में हम रिएक्टेंट लिखते हैं और रिएक्टेंट के बीच में अगर प्लस का साइन यूज़ करते हैं अगर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो। और RHS में हम प्रोडक्ट लिखते हैं और प्रोडक्ट अगर दो से ज़्यादा हैं तो बीच में प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं। ये एरो का साइन हमें दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नाउ लेट्स बिगिन फर्दर। हम अब इस केमिकल इक्वेशन में जो एक्टिविटी 1.1 की केमिकल चेंज को दिखाती है, उस केमिकल इक्वेशन के हम नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड काउंट करते हैं। यहाँ पे Mg के कितने एटम हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे लिख दिया 3 एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट साइड 1 mg 1 o 1 mg 1 o 2 ऑफ प्रोडक्ट साइज। तो यहाँ पे देखा हमने कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। Skeletal equations are nothing but the equations which are used to represent a chemical change using this chemical formula। But यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का या एलिमेंट का, वो उस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला ही होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम इक्वेशन में रखने के बाद उसको हम चेक करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एटम और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर है कि नहीं है। तो जब जाके हम चलता है कि हमें स्केलेटल इक्वेशन मिलती है। इसमें नंबर ऑफ एटम बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नाउ such equations are also called a unbalanced equation। Unbalanced, we know that each atom has mass associated with it, means it has 3 unit of mass and it has 2 unit of mass, means on the reactant side we have 3 unit of mass and on the product side we have 2 unit of mass, यानी कि there is a loss of 1 unit of mass, है ना। So when you have played a seesaw,
सीसो टाइप गेम एंड दोनों साइड में दोनों का वजन बराबर होता है तो सीसो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन एक तरफ जैसी ज़्यादा वजन होता है तो वो सिर्फ झुक जाता है और एक साइड झुक जाता है, तो ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाती है, इसलिए उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ नॉट the same mass on either side of the equation. This is due to the difference in number of atoms of elements on both sides of the equation. अगर equation में number of atom in product is different to the number of atom in reactant तो मास में डिफरेंस आ जाता है और ये अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो हम आगे देखते हैं इन इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है और कैसे करते हैं बैलेंस। दोस्तों इसके बाद एक नीड अराइज हुई टू बैलेंस द इक्वेशन, बट वाई शुड सच नीड बी अराइज्ड। अब हम इसका आंसर देंगे कि हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करेंगे। नाउ as we have seen just before last topic that the equation representing the activity 1.1, we have seen there is a difference in the number of atoms on both sides of the reaction, means the number of atoms on the reactant is not equal to the number of atoms on the product side, that differ the mass on the both side. But we have studied in 9th class that law of conservation of mass, which state that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That means if a chemical reaction take place, if a chemical changes take place, the mass of the initial substance which are taking part in the reaction should be equal to the mass of the final substance which are the product of the chemical change. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को। नाउ द मास को ये बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, बहुत छोटी चीज़ होती है, एटम के मास बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए उसको बैलेंस करना इतना इजी नहीं होता। तो हम उसको नंबर ऑफ एटम्स के रूप में देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इफ़ वी इक्वल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, then we have the balanced chemical reaction. So the balanced chemical equation has the total number of atom of each element on both sides are equal. Let us take an example of a balanced chemical reaction. Now recall activity 1.3. The chemical equation was zinc when dropped in dilute sulfuric acid in a test tube, we get zinc sulfate and hydrogen. Now the number of atom of each element on both sides can be tabulated as follow. Now एलिमेंट हो गया कौन कौन से, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मीन्स जिंक का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना है रिएक्टेंट में इज़ 1 और प्रोडक्ट में 1, हाइड्रोजन कितना है 2, प्रोडक्ट में 2, सल्फर का कितना है 1, प्रोडक्ट में 1, एंड ऑक्सीजन का 4 and 4. So this reaction has total number of atom of each element on both side are equal, यानी कि 8 equal to 8, hence it is balanced. So now we learn how to balance a chemical reaction. So friend, let's try to balance a chemical equation. When iron react with water, form a ferrous oxide Fe3O4 and H2. Now you know the idea behind the balancing of equation is only
to make the number of atoms of each element in the product side equal to the number of atom present in each element of the product side. That's right, that's it. तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं। स्टेप 1 में हम इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम काउंट करने के लिए हम ऐसा टेबल बना लेंगे जिसमें एक हम लिखेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से? एक तो है Fe आयरन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। Fe के एटम कितने हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में? 1 और प्रोडक्ट साइड में 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन के 1 and 4। नाउ this adds up to 4 and this adds up to 9. The total number of atoms are not equal, hence it is unbalanced. Now to balance a chemical reaction, we must start with a step in which we have to draw a box around the chemical formula, because this box reminds us that while during balancing a chemical reaction, we should not alter the formula or inside the box. That means the chemical formula of the compound, irrespective of the source, is always remain the same. But if we have to increase the number of atom by some amount or by some number, we have to write this as a coefficient before this boxes while during the chemical reaction balancing. Now step 2 is to draw the box. After drawing the boxes, now step 3, you must remember a rule. You should remember a rule before starting a balancing equation. Generally, when we start the balancing, we select a compound. Which has maximum number of elements, and in that compound, remember, listen once again, we select a compound with maximum number of elements, and in that compound we select the element which has maximum number of atoms. Now here Fe3O4 is the compound which has maximum number of elements, means iron and oxygen, and in that compound also we have the element oxygen which has 4 number of atom. So we start with the balancing the oxygen atom. To balance the oxygen atom, we write it like this: atom of oxygen, reactant and product. Initially one reactant side में एक हाइड्रोजन एटम था, ऑक्सीजन एटम था सॉरी, इन वाटर एंड प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम थे इन Fe3O4. टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी हैव टू पुट 4 as a coefficient before H2O, means we have to put a number 4 before H2O to get the number of oxygen atom equal to the number of oxygen atom in the product side. So to equalize the number of atom oxygen, we put coefficient 4 as 4H2O. So the partly balanced equation becomes 5Fe 4H2O Fe3O4H2. Now this equation is till now not balanced. Now we have the partly balanced equation where the number of oxygen atoms are balanced. Now we are left with unbalanced number of atoms of iron and hydrogen. We start with the balancing of hydrogen atom. Number of hydrogen atom like this: number of atom of hydrogen in the reactant and product. We will count. Now initially in reactant there are 8 hydrogen atom in 4H2O in
8 in 4H2O and product side 2 in H2. To balance, 8 remain as 8 and we have to multiply 2 by 4 to get our 8. So for this we have to put the number 4 before the H2 on the product side, like this. Now the number of atom which are balanced are oxygen and hydrogen. Now atom remain to be balanced is iron. Now we see that in the product side we have 3 atom of iron and in the reactant side we have 1 atom of iron. So we can have the 3 more iron atom on our left hand side, that is reactant side. So we multiply this box Fe by 3, or we put a coefficient of 3 before this box Fe. Now we must count again the number of atom of each element on the reactant side and on the product side. Now count the number of element of each atom of each element. Now we get this type of table, as you can see, of iron, hydrogen and oxygen. On number of atom on the reactant is 3 and a product 3, hydrogen 8, 4 to the 8, oxygen 4. Now we have the total number of atom are balanced, equal. So if the total number of atom of each element are equal, hence equation is balanced. The balanced chemical equation look like this: 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2. नाउ फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में जब एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे तो हमने 2 चीज़ देखी थी, रस्टिंग एंड रेस्पिरेशन. आपको याद हो तो हमने 2 इक्वेशन लिखी थी आयरन की और ग्लूकोज की. दे आर नॉट बैलेंस्ड. सो प्लीज़ गो टू द पार्ट 1 एंड आप उस इक्वेशन को दोबारा लिखिए और उसको बैलेंस करिए, जिसमें से मैं एक आपको बताने वाला हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आप बैलेंस करेंगे और रेस्पिरेशन भी आप ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए. फ्रेंड, वन मोर एस्पेक्ट ऑफ दैट remains, that writing physical symbols. Now the equations we have studied so far provide no information on the physical states of the reactant taking part, a chemical substance taking part, which are necessary to have the proper knowledge of the chemical change. Now the physical symbols we use during a chemical equations are of 4 type. Means we can use these 4 type of symbols in a reaction to make it more informative. Now 4 symbols are for solid. You know that this is the state where atoms or molecule are closely packed. Liquid, the atoms and molecule are relatively far apart than solid, and the gases, the atoms are relatively more far apart than the solid. Now aqueous is a state of a reactant written in a reactant or product when they are present in a solution of water. We write the aqueous state. Now the equation though we have balanced just right now, it can be written more informatively as iron is solid. So we write the symbol
solid. Water is in the form of gas, means steam. फ्रेंड, आयरन जो मेटल है वो वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, इसलिए उसको गैस लिखा हुआ है। इज अ स्टीम मतलब इज अ इसका स्टेट है गैसियस स्टेट। तो वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, देन इट रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म अ फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 which is again a solid and hydrogen gas is liberated. So the equation become more informative as we know the state of each chemical symbol or each chemical compound taking part in the reactions. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst also written above and below the arrow. Then some example of that, CO, carbon monoxide, when react with hydrogen when applied under 340 atmosphere. This is the pressure applied. Atmosphere is the unit of pressure. We get a CH3OH which is liquid. CO is gas, hydrogen is gas, we get a liquid. Means the molecules of these compound reactant are pressed so heavily with such a huge pressure that its molecule come closer to each other and form a liquid. And the most important reaction is photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस जिसमें प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करता है, किससे? और ग्लूकोज जनरेट करता है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्वास, मीन्स इट इज डिजॉल्व इन वाटर, एंड वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड in the presence of sunlight and chlorophyll. These are the two important aspect of the chemical reactions. This is the important condition. इस condition नहीं होगी तो ये reaction आगे बढ़ेगा ही नहीं. ये सिर्फ पौधों में मिलती है, पिगमेंट, क्लोरोफिल और सनलाइट तो मिलती ही मिलती है. Now we get the glucose. Glucose का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 glucose, and oxygen and water. This equation is balanced now, and this equation is also balanced. Let us take some more reactions to practice balancing of equation. First, this question is given in your NCERT book, page number 6. Now the reaction word equation is like this: barium chloride plus aluminum sulfate gives barium sulfate plus aluminum chloride. Now you should remember the chemical formula of our chemical substances. Now barium chloride is written as BaCl2, barium chloride. Why so? Because barium has oxidation of state 2+ and chlorine is minus. Now this 2 is written here and 1 is written here, Ba1Cl2. Barium chloride, aluminum sulfate, aluminum is 3 plus sulfate is 2 minus. So this 2 goes here and sulfate, this 3 goes here. Al2SO4 thrice. Now this react to barium sulfate. Barium again 2+ and sulfate is 2 minus, therefore cancel each other. Therefore aluminum chloride is AlCl3. Now the question is balance the chemical equation. Now we number of atom देख लेते हैं इस साइड में. तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. एलिमेंट है हमारे पास BaCl, Al, S एंड O. तो Ba का हमारे पास
रिएक्टेंट साइड में क्या है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। क्लोरीन का कितना है 2, क्लोरीन का कितना है 3, एल्यूमिनियम का कितना है 2, यहाँ 1। सल्फर का कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 12, यहाँ पे सिर्फ 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बिकम 15, 17, 19, 20। और 5, 6, 9, 10। तो ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंस 20 और 10। नाउ बैलेंसिंग इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम द कंपाउंड which contain the maximum number of element, that means ये एल्यूमिनियम सल्फेट से हम इसको शुरू करेंगे। नाउ ऑक्सीजन एलिमेंट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 4 3 12। तो फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस ऑक्सीजन atom, before that you must put a box around each chemical formula. This must you remember. Do balance oxygen atom. Now हम देखते हैं atom of oxygen, reactant and product, atom of oxygen, reactant and product। इनिशियली कितना है रिएक्टेंट साइड में 12 और इधर कितना है 4। तो और सेकेंड टू बैलेंस 12 और 4 × 3 = 12। तो हम देखते हैं कि 3 को हम कोफिशिएंट यहाँ पुट कर देंगे इधर BaSO4 में प्रोडक्ट साइड में, इसको 3 से 3 कोफिशिएंट रख देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गई BaCl2 + AlSO4 थ्राइस एंड BaSO4 बॉक्स रिमेन से प्लस AlCl3। तो इसमें हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। ऑल्सो सल्फर एटम ऑल्सो गेट बैलेंस 3s। सल्फर एटम भी बैलेंस हो गया हमारा। तो 2 एटम हमारे बैलेंस हो गए। कौन कौन से ऑक्सीजन एटम और सल्फर एटम। नाउ बचे क्या हमारे पास एल्यूमिनियम, क्लोरीन एंड बेरियम। नाउ बेरियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड, क्लोरीन वी हैव टू बैलेंस। क्लोरीन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हम देखेंगे अब, सॉरी पहले एल्यूमिनियम कर लेते हैं हम सेकेंड। टू बैलेंस एल्यूमिनियम एटम्स। Now atom of aluminium reactant and product। इनिशियली रिएक्टेंट में क्या था एल्यूमिनियम 2 और प्रोडक्ट में कितना 1। तो हम 2 बैलेंस 2 को एज इट इज रहने देंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स वी हैव टू पुट अ कोफिशिएंट ऑफ 2 बिफोर AlCl3। नाउ द इक्वेशन पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस 3BaSO4 प्लस the 2
कोफिशिएंट विद AlCl3। बॉक्स अभी बने ही रहेंगे। Now we have atoms that are now balanced are aluminium, sulfur and oxygen। ठीक है। Now chlorine atom remain unbalanced। To balance chlorine atoms, number of atoms of chlorine, reactant and product। इनिशियली क्लोरीन के कितने एटम हैं? क्लोरीन के हैं रिएक्टेंट साइड में 2 एंड प्रोडक्ट साइड में 6। तो टू बैलेंस we have to multiply 2 by 3 and 6। This 3 is a coefficient we have to put before BaCl2। BaCl2। Now the equation become 3 BaCl2 plus Al2SO4 thrice balance equal to 3 BaSO4 plus 2 AlCl3। Now now we should count the number of atoms again। Now we should count the number of atoms of each element on both side of the reactions। Element, number of atoms, reactant, number of atoms, product, the elements are BaCl, Al, sulfur and oxygen। Now the number of atoms of barium on the product reactant side is 3 and on the product side is this remains 3 balance। This number of atoms on the product side is 3। Chlorine reactant side 6, 3 times 2, 2 times 3 and on the product side we get 2 3 are 6 again। Now aluminium on the product side, reactant side 2, product side 2, sulfur on the reactant side 3, product side 3 and oxygen 12 12। The total adds up to 6 plus 3 9 plus 2 11 14 or 14 plus 26 15 17 20 26। Hence the equation is balanced। Now equation is balanced। दोस्तों let's take another example। Aluminium plus copper chloride gives aluminum chloride and copper। Now aluminium plus copper chloride gives aluminum chloride plus copper। This is chemical equation।
equation. Now first put a box around each chemical formula as you remember. Then start with counting the number of atom of each element on the both side. एलिमेंट कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्लोरीन है. एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1. हेयर रिएक्टेंट ऑल्सो 1 इन प्रोडक्ट, 1 ऑफ कॉपर इन रिएक्टेंट, 1 इन प्रोडक्ट, 2 of chlorine in reactant, 2 3 in product. We have balanced aluminum and copper till now, and we have unbalanced chlorine atoms. Now we have, as we see now that if we write 2 as a coefficient here aluminum chloride and 3 as a coefficient of here copper chloride, we get the chlorine atom balanced. We write it like this: aluminium 3 CuCl2 2 AlCl3 3 Cl2 or 2 AlCl3 plus copper and now as we see that the chlorine atom get balanced, 3 to the 6 and 6 chlorine atom are balanced, but while balancing the chlorine atom the copper and aluminum get unbalanced. That is एल्यूमिनियम कॉपर के एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस हो गए हैं. यहाँ पे 3 हो गए हैं कॉपर के, यहाँ पे 1 है प्रोडक्ट साइड में, एंड एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट साइड में 2 हैं और रिएक्टेंट साइड में 1 हो गया है. बट as we can see that here we need a 3 copper atom and here we need a 2 aluminum atom. So just we write 3 before Cu and 2 before Al, and the equation become this: 2Al 3Cu Cl2 2Al Cl3 3Cu. Now we count the number of atom of each element, aluminum, copper and chlorine. As we see from the table that these atoms get balanced and the total number of atom of each element before the reaction is equal to the total number of atoms of elements after the reaction. Hence the equation is balanced. The balanced equation is 2Al 3CuCl2 2AlCl3 plus 3C. दोस्तों ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आगे की क्लास में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे और तब आप इसके इक्वेशन के बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी अनबैलेंस, एंड व्हाट जो आपसे अपेक्षा रखेंगे, आशा रखेंगे, वो ये रखेंगे कि आप उसको पहले बैलेंस करें, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ें. अगर आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लेकर चलते हैं तो हमेशा सवाल डेड एंड में फंस जाएगा, बिल्कुल आपको नहीं कर पाएंगे. इसलिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और जिस हिसाब से जिस तरीके से मैंने बैलेंसिंग आपको सिखाई है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए. एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रखे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, आप उसे करिए. कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं आपको ज़रूर आपकी सहायता करूँगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा. प्लस इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कृपया करके इस क्वेश्चन को नोट करिए अपनी कॉपी पे और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. अगर कोई बात होती है, कोई समस्या आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा. दोस्तों प्लीज़ राइट डाउन दिस क्वेश्चंस. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और एक एक करके इनको बैलेंस करिए उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है. राइट डाउन करिए, इसको लिखिए, करिए, प्रैक्टिस करिए. दोस्तों शुरू से अब तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ, वी हैव कम अक्रॉस मैनी केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड्स, एंड वी हैव रिटन समवेयर the questions in the word equation form, like aluminum plus aluminum copper chloride plus something and something. And for this we have to remember the formula of each chemical compound. जहाँ तक इस चैप्टर का सवाल है, इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स को हमने अभी तक पढ़ा है और उसके केमिकल कंपाउंड के मैं केमिकल फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ. नाउ मोस्टली वी हैव स्टडीड द सल्फेट, कार्बोनेट,
क्लोराइड, हैलाइड इन जनरल, एंड नाइट्रेट और कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोक्साइड। तो मैंने उसको जस्ट टेबलाइज किया हुआ है। आपसे ज़रा एक बार मैं आपको आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सल्फेट आयन, we have studied copper sulfate, aluminum sulfate, iron sulfate, ferrous sulfate, ferric sulfate. This sulfate ion has the oxidation of 2 minus, and carbonate has 2 minus. Now I have written some formula of sulfate and some formula of carbonate in this form, like aluminum sulfate, barium sulfate, copper sulfate, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट का देखो CuSO4, और जिंक सल्फेट का ZnSO4, सोडियम सल्फेट का Na2SO4। सो यू कैन रिमेंबर this formula and their chemical compound in order to easily solve the question. आप जो क्वेश्चन होंगे वर्ड इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था केमिकल इक्वेशन का, जिसमें एल्यूमिनियम था और एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा था, फिर कॉपर मिल रहा था। ठीक है, ऐसे कार्बोनेट के साथ है। कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 माइनस, एंड वी हैव सम कंपाउंड लाइक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट BaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो आप इस टेबल को देखकर और इसको मेमोराइज करके आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, द हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, all has oxidation of -1. So we can create a formula, बना सकते हैं formula of compound like aluminum chloride, barium chloride, copper chloride, sodium chloride, common salt as you know, zinc chloride, potassium chloride, calcium chloride, CaCl2. Why CaCl2? Because Ca has 2 plus and Cl -1. So we have to multiply by 2 this here 2 and bring down this 2 and this 2 bring down this here CaCl2. This one bring down here and 2 here. So therefore CaCl2, MgCl2, AgCl. Similarly nitrate ion has -1. Aluminum nitrate, barium nitrate, copper nitrate, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कॉपर नाइट्रेट का हमने देखा था CuNO3। हमने एक और चीज़ देखी थी लेड नाइट्रेट, जब हमने रिएक्ट कराया था। एक्टिविटी हमारी कौन सी थी? एक्टिविटी 1.2। तो कैल्शियम नाइट्रेट। Here are all these formula used in this chapter and you can readily refer from this chart to solve that question. Now come to hydroxide OH minus, aluminum hydroxide, barium hydroxide, copper hydroxide, sodium hydroxide, zinc hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और केमिकल कंपाउंड विद फॉर्मूले लिख दिए हैं, जो आप आपका रेफरेंस टेबल के रूप में यूज़ होगा, और आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसको दोस्तों मैं आपको कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखने के तरीके बताऊंगा, जिससे कि आप जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिमेंबर करके केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले हम लेते हैं सल्फेट के लिए। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट कॉपर sulfate. Remember, recall that sulfate ion
हैज़ 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ठीक। एंड कॉपर Cu has written is Cu2 plus, because oxidation state of copper is 2 plus. Now we write the formula is like this: 2 SO4, this 2 plus 2 cancels each other, and we write it as a CuSO4. Now again, if we write aluminum sulfate, अगेन एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 3 प्लस, एंड सल्फेट का कितना होता है 2 माइनस. वी राइट क्रॉस वर्डली like this. We write the 3 here on SO4 and 2 here under aluminium like this: Al2SO4 thrice. This is how we write the formula. You have to know the oxidation state of all metals and oxidation state of sulfate, carbonate, nitrate, hydroxide, chloride ions, and then you can write the chemical formula very easily. For example, if we want to write sodium nitrate, Na+1 NO3 minus, therefore NaNO3, because they would cancel each other, and we can write just by bringing them closer, NaNO3. This or we write for lead nitrate. Remember where we have studied a lead nitrate in activity 1.2. Now lead Pb or nitrate NO3, oxidation state -1 and +3. Therefore we can write PbNO3, sorry Pb2 plus होता है NO3 twice. This we can write the PbNO3 twice. दोस्तों ऐसे ही ये जो सभी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, पढ़े हैं जो, उनको आप इसी तरह से ट्राई करिएगा, तो आपको इन फॉर्मूलों को लिखने का तरीका समझ में आएगा. और जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो वर्ड इक्वेशन पे आधारित होंगे, तब आप उसको केमिकल फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं और उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और सही तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. So friends, we have come to end of part 2 of this chapter. इस पार्ट में हमने पढ़ा why chemical equation is to be balanced, law of conservation of mass, skeletal and unbalanced chemical equation, balanced chemical equation, how to balance chemical equation, some common chemical compound with their chemical formula. So आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप सबको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे और इन पे आने वाले सवाल भी आप आराम से कर पाएंगे. यदि इनसे जुड़े हुए कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा और आपको सॉल्यूशन बताऊँगा. तो आप कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे आगे आने वाले पार्ट आप तक पहुंच सके और आपको और अच्छे कंसेप्ट में अच्छी तरह समझा सकूं. तो दोस्तों, पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर में मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड अदर. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच.